नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज वाली कक्षा में हम लोग बात करेंगे शिक्षण विधियों में सबसे पहले व्याख्यान विधि की। व्याख्यान विधि यानी कि सबसे पहले जो अध्यापक केंद्रित विधियां हैं, उन अध्यापक केंद्रित विधियों में पहली विधि है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। जब हम शिक्षण विधियों को पढ़ते हैं तो वहां हमें पढ़ना होता है अपने प्रथम प्रश्न पत्र में अध्यापक केंद्रित विधियां और विद्यार्थी केंद्रित विधियां। तो अध्यापक केंद्रित विधियों में भी कई सारी विधियां हमको पढ़नी है और फिर विद्यार्थी केंद्रित विधियों में भी कई सारी विधियों को पढ़ना होता है। तो आज हम अध्यापक केंद्रित विधियों में जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, उसके बारे में जानते हैं। जैसे आपने भी अपने कॉलेज के दौरान में व्याख्यान तो आपने भी सुने ही होंगे, आप कक्षा में गए होंगे, शिक्षक आपको लेक्चर, जो आप कहते हैं ना लेक्चर चल रहा है, लेक्चर दे रहे हैं शिक्षक, तो वो क्या है? वो व्याख्यान विधि के अंतर्गत ही तो है। तो ये होता क्या है, या हम ये कहें कि जब इसके बारे में हम गुण दोष की बात करते हैं, इसकी सीमाओं की बात करते हैं, इसके मूलभूत लक्षण की बात करते हैं, तो वहां से एक प्रश्न बनता है। तो उन्हीं सब बिंदुओं पर हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जब हम लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि की बात करते हैं, तो व्याख्यान विधि जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सबसे पारंपरिक और प्रभावी शिक्षण विधि है। पारंपरिक आप पाएंगे कि पहले से भी आपने देखा होगा, प्राचीन समय से भी आपने देखा होगा, शिक्षक बैठे होते थे और शिक्षक के सामने विद्यार्थी वर्ग होता था। उन विद्यार्थियों को शिक्षक किसी बिंदु को लेकर, किसी भी बिंदु को लेकर उनकी एक क्रमबद्ध, हम कहें श्रृंखला के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा होता था। ठीक है, आदान प्रदान तो नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये हमेशा आवश्यक नहीं होता कि विद्यार्थी प्रश्न भी पूछ पाए मुक्त भाव से। प्रश्न पूछने की अनुमति सामान्यतः विद्यार्थियों को नहीं होती। आप अनुभव करेंगे कि जब आप कक्षा में होते थे तो सामान्यतः आपको भी अनुमति नहीं होती थी व्याख्यान विधि में कि आप प्रश्न पूछ पाए। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपना व्याख्यान समाप्त करने के उपरांत विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता देते हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे में जो शिक्षण है कैसा हो जाएगा? दो तरफा हो जाएगा। संचार क्योंकि कैसा हुआ? दो तरफा हो गया। वरना सामान्यतः यह होता है कि इसमें एक तरफा संचार होता है, एक तरफा शिक्षण होता है। बात समझ पाए? तो यदि व्याख्यान विधि के बारे में एक बिंदु आपको नोट करना हो तो आप पहला बिंदु क्या नोट करेंगे कि ये एक सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है। हम कहें व्याख्यान विधि सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है। शिक्षण पद्धति है, ठीक है। इस पद्धति में क्या है, व्याख्यान विधि में क्या है कि शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थियों को समझने के लिए किसी अवधारणा को स्पष्ट करते समय शिक्षक चाहते हैं कि विद्यार्थियों के स्वयं के मौलिक विचारों का विकास हो। इसलिए क्या होता है कि जिस अवधारणा को शिक्षक स्पष्ट कर रहे होते हैं अपनी कक्षा में, वो उसके हर बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इससे क्या होता है कि जब हर बिंदुओं पर चर्चा हो जाएगी तो विद्यार्थी के स्वयं के मौलिक विचारों का विकास होगा, उसको स्वयं के मौलिक विचारों का विकास करने का अवसर प्राप्त होगा। बात समझ पाए? लेकिन इसमें कुछ बिंदु ऐसे भी हैं, जैसे हम ये बात करें कि इसमें यदि सक्रिय भागीदार की बात करेंगे तो सामान्यतः चाहे संचार हो या शिक्षण हो, उसमें सक्रिय भागीदार शिक्षक और विद्यार्थी दोनों होते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों होते हैं। लेकिन जब व्याख्यान विधि की बात आती है तो व्याख्यान विधि में चूंकि सामान्यतः विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है व्याख्यान के दौरान, तो इसलिए कहा जाता है इसमें कि इस पद्धति में शिक्षक को एक सक्रिय भागीदार माना जाता है। इस पद्धति में शिक्षक को सक्रिय भागीदार माना जाता है। और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कैसे होंगे? विद्यार्थी होंगे निष्क्रिय, केवल श्रोता। यानी कि विद्यार्थी क्यों, कौन है इसमें? व्याख्यान विधि में विद्यार्थी के बारे में कहा जाता है कि वो कैसे हैं? वो हैं निष्क्रिय श्रोता। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछने की सामान्यतः अनुमति नहीं होती है। ये प्रकृति की जब बात आएगी तो क्या कहेंगे? प्रकृति में निरंतर है।
प्रकृति में निरंतर है। बात समझ पाए? अब ये यदि आपने भी अनुभव किया होगा तो आप व्यावहारिक रूप में इस बिंदु को समझ पाएंगे कि व्याख्यान विधि के यदि मूलभूत लक्षण की बात करेंगे तो ये प्रकृति में औपचारिक है और हम ये कहेंगे कथात्मक है। एक शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक इसमें कथात्मक रूप में जो व्याख्यान है वो चलता है, जो अवधारणाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको स्पष्ट किया जाता है। बिंदु स्पष्ट हो रहा है? यदि कथात्मक वाला बिंदु आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, घटनाओं की या तथ्यों की यदि बात कर लेंगे तो उनकी एक क्रमबद्ध श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है शिक्षक के माध्यम से। बात समझ आ गई? तो इसके गुण यदि आपको ध्यान रखने हो, इसके गुण के बारे में आपको अपने विचारों का विकास करना हो तो आप सहज ही कुछ बिंदु कह पाएंगे। जैसे एक प्रमुख बिंदु व्याख्यान विधि के बारे में कहा जाता है कि व्याख्यान विधि अल्पव्ययी है, कम खर्चीली है। कैसे है कम खर्चीली? क्योंकि एक शिक्षक एक ही समय में बहुत सारे विद्यार्थियों को व्याख्यान दे सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। एक ही समय में एक ही शिक्षक बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि ये अल्पव्ययी हो जाएगी, कम खर्चीली हो जाएगी, क्योंकि शिक्षक क्या होंगे, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाने में इस विधि के माध्यम से सक्षम है। बात समझ पा रहे हैं? तो एक गुण इसका जो सर्वप्रमुख गुण है व्याख्यान विधि का, वो क्या हो जाएगा, अल्पव्ययी, कि ये कम खर्चीली है, ये अल्पव्ययी है। ठीक है। दूसरी बात, इसका दूसरा प्रमुख गुण है व्याख्यान विधि का कि ये समय को बचाती है। जब हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ते समय इन शिक्षण जो अध्यापक केंद्रित विधियां हैं, जो विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं, हम लगभग विधियों में ये बात करते हैं कि किस विधि में समय की बचत होती है, क्योंकि जैसे ही समय की बचत होगी तो उसका सीधा संबंध होता है कि पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होगा या नहीं। बात समझ पाए? तो व्याख्यान विधि की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं कि अल्पव्ययी तो है ही, दूसरी बात ये विधि समय भी बचाती है। और यदि समय बचाती है यह विधि, यानी कि पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होगा या नहीं होगा, तो पाठ्यक्रम व्याख्यान विधि में समय पर पूर्ण हो जाता है। बात समझ पाए? दो बिंदु एकदम अच्छे से याद रखने गुण में कि एक तो यह अल्पव्ययी है, दूसरी बात यह समय बचाती है। ठीक है। तीसरी बात, विद्यार्थियों को जब एक विषय वस्तु की एक हम ये कहें कि एक श्रृंखला के रूप में क्रमबद्धता के साथ में सारे बिंदु स्पष्ट होते रहेंगे तो विद्यार्थी विषय वस्तु के साथ में जुड़ते रहते हैं। बात समझ पाए? यानी कि हम ये कहें कि एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में, या हम यदि यही कहें कि विषय वस्तु की क्रमबद्धता को लेकर व्याख्यान विधि उत्तम विधि सिद्ध होती है। बात समझ पाए? क्योंकि जो लेक्चर होंगे इसमें, उनमें एक क्रमबद्धता होती है, उनमें एक निरंतरता है, उसमें हर कड़ी दूसरे से जुड़ती हुई चली जाएगी, तो पूरी विषय वस्तु में एक क्रमबद्धता होगी। तो क्रमबद्धता के दृष्टिकोण से यदि बात करेंगे तो यह उत्तम विधि है। बात समझ पाए? और जैसे ही विद्यार्थी क्रमबद्धता के साथ अपनी विषय वस्तु को समझते हैं तो आप पाएंगे, व्यवहारिक रूप में आप अनुभव करेंगे इस चीज का कि विद्यार्थी विषय वस्तु से भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। जब हम व्याख्यान विधि के गुण की बात करते हैं तो उसमें एक गुण यह भी होता है कि व्याख्यान विधि, इसके माध्यम से विद्यार्थी भावनात्मक रूप से विषय वस्तु से जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, जब विद्यार्थियों के विचारों का विकास होता है तो विद्यार्थियों का जो अवधारणात्मक विकास है वो होता है, यानी कि व्याख्यान विधि अवधारणात्मक समझ का विकास करती है। बात समझ पा रहे हैं? साथ ही जब इसके कुछ अवगुण की बात आती है या इसके कुछ दोष की बात आती है तो वो बिंदु भी आप समझ लीजिए। जैसे जब व्याख्यान विधि के दोष की बात आएगी कि व्याख्यान विधि के दोष क्या है, तो एक प्रमुख बिंदु इसमें आता है कि ये सीखने की व्यक्तिगत गति की अनुमति नहीं देता है। व्याख्यान विधि व्यक्तिगत गति का मतलब क्या हुआ? जैसे व्यक्तिगत गति का मतलब से हम व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत भी इस बिंदु पर बात करते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें भी हम ये सीखते हैं कि हर विद्यार्थी की जो बौद्धिक क्षमता है वो अलग अलग होती है। कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको तथ्यात्मक चीजें बहुत आसानी से, सरलता से, सहजता से लंबे समय तक याद रह जाती है। कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जिसको तथ्यात्मक जानकारी याद नहीं रहती, लेकिन जो अवधारणात्मक चीजें हैं, जो कंसेप्ट के लेवल पर चीजें हैं, उनकी समझ बहुत बेहतर बनती है। यानी कि कक्षा का हर विद्यार्थी सेम नहीं होता, एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर अलग अलग हो सकता है।
तो व्याख्यान विधि के जब दोष की बात आती है तो उसमें पहला बिंदु यही आता है कि व्याख्यान विधि सभी को एक साथ लेकर ही चल रही होती है, ये सीखने की व्यक्तिगत गति की अनुमति नहीं देती। जैसे शिक्षक को किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कई बार दोहराना पड़ा, तो कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जब शिक्षक ने पहली बार उस अवधारणा को स्पष्ट किया होगा तो विद्यार्थी समझ गए होंगे। जब शिक्षक बार बार उस अवधारणा को या उन बिंदुओं को दोहरा रहे होंगे तो उन विद्यार्थियों को यह लग सकता है, स्वाभाविक है, कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, हमको तो ये समझ में आ गया, शिक्षक को आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वही व्यक्तिगत गति है जिसके, जब हम ऑनलाइन शिक्षण की बात करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षण में व्यक्तिगत गति का बहुत महत्व है। ये सुविधा है, यहाँ ऑनलाइन शिक्षण में विद्यार्थियों के पास ये स्वतंत्रता होती है। ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थियों को व्यक्तिगत, हम ये कहें व्यक्तिगत स्तर पर सीखने की गति प्रदान करता है। वो अपने अनुसार अपनी गति का निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि मुझे ये कक्षा समझ में आती है, मैंने पहले से इसके बारे में पढ़ा है, तो वो स्किप कर सकता है उन बिंदुओं को। लेकिन व्याख्यान विधि में जब पारंपरिक हम ऑफलाइन शिक्षण की बात करते हैं तो वहां ये स्वतंत्रता नहीं है। बात समझ पाए? तो इसका एक प्रमुख दोष यही है कि ये सीखने की व्यक्तिगत गति की अनुमति नहीं देती। जब व्यक्तिगत गति की अनुमति नहीं आती तो यही इसके साथ में दूसरा बिंदु आता है कि जो विद्यार्थियों की अभिरुचियां हैं, जो विद्यार्थियों की, हम ये बात करते हैं, योग्यताएं हैं, या विद्यार्थियों की बुद्धि, इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। बात समझ पाए? क्योंकि व्याख्यान विधि में जो शिक्षक है वही नियंत्रक है, वही केंद्र में है, तभी तो हम इसको अध्यापक केंद्रित विधियों में पढ़ते हैं। जिन विधियों में अध्यापक केंद्र में है उनमें से एक है व्याख्यान विधि। अब यहाँ अध्यापक केंद्र में है यानी कि नियंत्रक की भूमिका में कौन है? अध्यापक है। तो विद्यार्थियों की बुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाएगा। उनको जो गति पढ़ाने की, शिक्षण की जो गति शिक्षक सही समझेंगे उस गति से अध्यापन कार्य होगा। यानी कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत गति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, विद्यार्थियों की योग्यताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, विद्यार्थियों की रुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता, विद्यार्थियों के बुद्धि के स्तर को ध्यान में नहीं रखा जाता। यह भी व्याख्यान विधि का एक प्रमुख दोष है। बात समझ पाए? एक, जब हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के प्रगति को जांचने की या विद्यार्थियों के परीक्षण की बात आती है तो व्याख्यान विधि में बहुत सीमित अवसर होते हैं विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने का। बात समझ पाए? जब इसके दोष के बारे में हम बिंदु जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो वहां भी ये बात आती है कि सीखने की प्रगति की जांच के लिए बहुत सीमित अवसर होते हैं। व्याख्यान विधि का एक प्रमुख दोष है कि यह अधिगम सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। अधिगम सिद्धांत क्या होता है आप कहेंगे सर? अधिगम सिद्धांत क्या होता है? अधिगम सिद्धांत का मतलब हुआ करके सीखना। यानी कि व्याख्यान विधि में चूंकि विद्यार्थी शिक्षक के ऊपर निर्भर है, बात समझ पा रहे हैं, तो वहां अधिगम सिद्धांत फॉलो नहीं होता। यानी कि जो करके सीखने वाली बात है, इसमें जो गतिविधियों वाली बात है, इसी का सुधार हम देखते हैं जब हम दूसरी अध्यापक केंद्रित विधि पढ़ते हैं, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन। उसमें इसी दोष का तो निवारण किया गया कि उसमें जो अधिगम सिद्धांत है वो उसके अनुकूल बनाई गई। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि इसमें व्याख्यान विधि में विद्यार्थियों को गतिविधियां करके सीखने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। इसलिए जब व्याख्यान विधि के दोष की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ये अधिगम सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, अर्थात विद्यार्थियों को करके सीखने के सीमित अवसर होते हैं। फिर विज्ञान जैसे विषय हो गए, गणित जैसे विषय हो गए, तार्किक, ऐसे विषयों के लिए व्याख्यान विधि सही साबित नहीं होती है, अनुकूल सिद्ध नहीं होती है। ऐसे विज्ञान या गणित विषयों के अनुकूल व्याख्यान विधि नहीं है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की। फिर एक बिंदु इसके दोष में यह भी आता है कि व्याख्यान विधि चूंकि पूरी तरीके से अध्यापक केंद्र में है, अध्यापक पर निर्भर है, तो ये, और एक बात इसमें कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं है, सामान्यतः नहीं होता है। तो विद्यार्थियों के जो, हम ये कहते हैं, जो तार्किक चिंतन का विकास है उसमें बाधक सिद्ध हो जाती है। बात समझ पाए? यदि व्याख्यान चल रहा है, विद्यार्थी के मन में कोई संदेह आया, कोई जिज्ञासा हुई, कोई शंका हुई, तो प्रश्न पूछने की अनुमति उसको सामान्यतः है नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि इससे विद्यार्थियों का जो तार्किक, हम शक्ति की बात करते हैं, वो तार्किक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। तो व्याख्यान विधि के दोष में यह कहा जाता है कि वो तार्किक विकास में, विद्यार्थियों के तार्किक विकास में बाधक है।
बात स्पष्ट हो गई यहां तक की। जब इसके दोष की बात आती है तो एक बिंदु इसमें और प्रमुखता के साथ में कहा जाता है दोष में, कि कई बार क्या होता है व्याख्यान विधि में शिक्षक जो होते हैं वो एक स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि अध्यापक पर ही, शिक्षक पर ही विद्यार्थी पूरी तरीके से निर्भर होते हैं इस पद्धति में। तो कई बार यह होता है कि शिक्षक क्या करते हैं, एक स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बात समझ पाए? तो उम्मीद है कि आपको अध्यापक केंद्रित विधियों में व्याख्यान विधि को लेकर कुछ समझ बूझ का विकास हुआ होगा। जब हम अध्यापक केंद्रित विधियों के बारे में बात करते हैं तो यहां आवश्यकता होती है कि आप अधिक से अधिक व्यवहारिक होकर चीजों को समझें। बात समझ पाए? यदि आप व्यवहारिक होकर चीजों को समझे रहेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी और परीक्षा में जाकर रटा हुआ काम आएगा भी नहीं। बिंदु स्पष्ट है? क्योंकि इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद दो ही विकल्प होंगे, या तो आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएंगे, शोधार्थी बनेंगे, या आप सहायक प्राध्यापक बनेंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो जितना व्यवहारिक होकर आप चीजें समझेंगे उतना ही सरल हो जाएगा समझना, उतना ही सरल हो जाएगा परीक्षा को पास करना, उतना ही सरल होगा जेआरएफ लेना। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अध्यापक केंद्रित विधियों में व्याख्यान विधि को लेकर कुछ समझ बूझ का विकास हुआ होगा। मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।